क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। जब मरीज दवाइयों से ठीक ना हो या दवाई लेते हुए उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो तो मरीज होते हैं उनमें सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सर्जरी है, बट बहुत कम सेंटर्स में होती है। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसके लिए इलेक्ट्रोड्स जो बाहर से आते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। ये सर्जरी के बाद पेशेंट 7 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं और फिर वो मशीन पे या बैटरी पे ही रहते हैं, पेसमेकर पे ही रहते हैं और उनकी जिंदगी नॉर्मल चलती है। मानूंगा सबसे पहले हेरिडिटरी है कि अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें चांसेस हैं कि ये यंगर जनरेशन में जल्दी आता है, और स्पेशली एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस लेवल, टॉक्सिन एक्सपोजर्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और जो लोग कभी कभी साइकेट्री की दवाइयाँ खाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, उनमें भी ऐसे ड्रग इंड्यूस पार्किंसन जिसको हम कहते हैं कि वो दवाइयों की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। डीबीएस जो हम सर्जरी की बात करते हैं डेफिनेटली उन यंग लोगों में जिन लोगों में दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही या जो बीमारी है वो लंबे समय तक प्रोग्रेस कर रही है और मेडिसिन का एडिक्वेट ट्रायल हो गया है, उसमें सर जैसे बताएंगे कि डीबीएस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम करता है। के पीछे 50 से 60 जो पेशेंट्स हैं वो पार्किंसंस के हैं, और जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्किंसन की पेशेंट डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, और माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट बाय 2050 ये पार्किंसन का पेशेंट जो नंबर है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उम्र ज़्यादा होने की वजह से होती है। जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु विल रिक्वायर केयर फॉर पार्किंसन विल इंक्रीज। ये माना जाता है कि जब पार्किंसन 50 साल से कम की उम्र में हो रहा है तो उसको हम यंग पार्किंसन कहते हैं। वो एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है ओल्ड पार्किंसन से। उनमें यह है कि जिन लोगों को यंग ऑनसेट पार्किंसंस होता है या 50 साल से कम की उम्र में होता है, उनमें फैमिली हिस्ट्री कॉमन देखी जा रही है कि अगर किसी के माता पिता को या भाई बहन को पार्किंसंस रहा है तो उन लोगों में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें वो यंग एज में आने की टेंडेंसी है। एस्पेक्ट्स भी है और कुछ खराब एस्पेक्ट भी हैं। अच्छे एस्पेक्ट ये हैं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम जल्दी 50 साल से कम उम्र में डायग्नोज होती है उनमें ये देखा गया है कि डिजीज इज स्लोली प्रोग्रेसिव, कि वो इंडोलेंट रहती है, विद मेडिकेशन वो लंबे समय तक जो पेशेंट है वो क्या कहते हैं डिसेबिलिटी फ्री रह सकता है और अपना मोस्टली काम करते रह सकता है, बट इट शुड बी पिक्ड अप अर्ली। तो अगर वो स्लो हो रहा है या उनका हाथ कांप रहा है तो उसको ये बस समझिए कि ये नॉर्मली एज रिलेटेड है, उसको पार्किंसंस के लिए पिक करवाइए। और अगर जैसे सपोज किसी का पार्किंसंस का डायग्नोसिस हो जाता है तो आपको ये मानना के चलना पड़ेगा कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसकी जो मेडिकेशन है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द मेडिकेशन। बट जो लोग जिन लोगों को ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है तो ऐसा नहीं है, पीपल हैव स्टार्टेड ड्राइविंग बैक, पीपल हैव स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ, पीपल हैव स्टार्टेड स्विमिंग आल्सो पार्किंसंस के बाद। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पार्किंसन का डायग्नोसिस हो गया तो बस वो अपना काम कर सकते वो सीधे व्हीलचेयर पे आ जाएंगे। हमारा द मैसेज outgoing message is very clear: early diagnosis with systematic treatment and a good physiotherapy regime, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है that can be restored। So अभी भी मुझे लगता है इंडियन हाउस होल्ड में या कई जगह ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम सोच रहे हैं कि हाँ ये तो बस हो गई, इनकी उम्र हो गई, अब ये चल नहीं पा रहे, अब तो ये ठीक होंगे नहीं। तो उनमें से कई पेशेंट्स हैं जिनको पार्किंसन होता है। तो द मैसेज शुड बी क्लियर कि अगर उनमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, स्लोनेस हो रही है, 50% ऑलमोस्ट पेशेंट्स हैं जिनमें मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जिनमें डिप्रेशन भी हो सकता है, क्या ये सारी की सारी चीजें पार्किंसन के साथ लिंक्ड है? और अगर ये लिंक्ड है तो डेफिनेटली दे शुड बी इवैल्यूएटेड विद एन न्यूरोलॉजिस्ट। करते रहते हैं जिन भी पेशेंट्स में साइड इफेक्ट दवाइयों के ज़्यादा हैं या जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं पार्किंसन का मरीज हूँ। तो मेरे को सबसे आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने स्कूल में जिम्नास्टिक की टीम में था। तो मुझे इसके जो सिम्टम्स है वो एक्सेप्ट करने में ज़रा देर लगी, बिकॉज मैं ये सोच भी नहीं पाता कि मेरे को किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैं राइट हैंड कांपना शुरू किया तो मैंने डॉक्टर भी नहीं सूट को कॉन्टेक्ट किया। तो और सिम्टम्स ये थे जैसे आई यूज्ड टू वॉक फास्ट, सडनली आई रियलाइज दैट when I am walking on the road
people have been crossing me and walking much faster than me. उसको मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी पड़ती है, मुझे आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लेनी है, मगर डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। मैं ये चाहूँगा कि आज जो मेडिसिन और किस टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए और कितना टाइम देना, शेड्यूल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।